तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी के नाम से जानते हैं। आईटीसी बोलते हैं इसको हम जनरली, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे पढ़ते हुए। इसमें करते हुए मजा आता है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि आईटीसी कैसे लेना है, तो सही रहता है। अगर हम बात करें कि आईटीसी है क्या, एक्चुअल में टैक्स क्रेडिट है क्या, तो पहले क्या रहता था, जब वैट वगैरह होता था तो उस समय हमें कास्केडिंग इफेक्ट होता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। आराम से हमें टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं था जो ऑलरेडी दे रखा था। कहीं कहीं मिलता था लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ लिखा है जो क्रेडिट मैकेनिज्म था यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, वो सैनवर्ड क्रेडिट रूल्स चलते थे, उनके हिसाब से चलता था। और जो स्टेट के क्रेडिट मैकेनिज्म था वैट का, वो स्टेट के हिसाब से चलता। तो वैल्यू एडिड टैक्स में भी यही था कि वैल्यू एडिशन पर टैक्स होगा। तो वैट जो था वो आईटीसी वैट इनपुट पर चलता था और कैपिटल गुड्स पर चलता था विद इन द स्टेट, बट नॉट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स कमिंग इन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदते थे तो वहाँ सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और उसका क्लेम नहीं मिलता। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि इस पर आपने हमें दिया ही नहीं है टैक्स, तो हम उसको क्रेडिट क्यों दें आप, तो वहां थोड़ी दिक्कत रहती थी। वहां पर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी दिया जाता। सेंट्रल सैनवर्ड क्रेडिट रूल्स कहता था कि आप अलाउ कर सकते हैं कैपिटल और गुड्स दोनों पर जो मैन्युफैक्चर यूज करते हैं, सर्विसेज वगैरह भी और टैक्स भी। तो बाद में क्या किया गया, उन सबको मिलाया गया ना। और लेकिन जो क्रेडिट चेन थी वो थोड़ी दिक्कत वाली थी। स्टेट में वैट अलग सिस्टम था और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सिस्टम था, तो वहां बड़ी समस्या आती थी। तो जीएसटी में क्या किया गया, सीमलेस क्रेडिट है गुड्स और सर्विसेज पर और एंटायर सर्विस सप्लाई चेन में, with some exceptions like supply charge to tax under composition scheme, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में बहुत कम टैक्स रेट लिया जाता है और ये बोला जाता है कि आप आईटीसी नहीं ले सकते। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स एंड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विसेज, अदरवाइज आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी इज कंसिडर्ड टू बी लाइफलाइन ऑफ द जीएसटी डीजी, क्योंकि यहाँ पर तो मेनली आईटीसी की वजह से ही जीएसटी को बहुत ज्यादा पॉपुलर माना गया। इनफैक्ट इट इज द प्रोविजंस ऑफ आईटीसी व्हिच एसेंशियली मेक जीएसटी ए वैल्यू एडिशन टैक्स, कि हम कलेक्शन ऑफ द टैक्स एट ऑल पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन आफ्टर अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। तो जितना ऑलरेडी आपने टैक्स दे दिया वो आपका क्रेडिट मिल जाता। तो हमारा है चैप्टर 5 सीजीएसटी। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 से 21 और चैप्टर 5 आईटीसी क्रेडिट रूल्स है, रूल 36 से 45, जो बताते हैं हमें प्रोविजन रिगार्डिंग आईटीसी। फर्दर सेक्शन 41 contains provision for availment of ITC together with the sequence of utilization of ITC, and rules 86 and 86A and 86B हमें बताता है कि कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स और रेस्ट्रिक्शंस क्या है उसको यूज करने के। स्टेट जीएसटी लॉ में भी सेम प्रोविजंस हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, 17, 18 and 41 have been discussed। ठीक है। प्रोविजन ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू जॉब वर्क एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी बोलते हैं जिसे, सेक्शन 19, 20 एंड 21, एंड प्रोविजन रिलेटेड टू आईटीसी क्लेम बाय कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, distribution of ITC by ISD, determination of ITC on input service and capital goods and reversal thereof will be discussed at final level। तो ये सारी चीजें अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी हमारा जो जीएसटी है वो इंट्रोडक्शन फेज पर है।
फाइनल लेवल पर हम उसमें हर एक चीज को कवर कर लेते। First, the statutory provision of this section together with the relevant rules have been extracted followed by their analysis. तो क्या है स्कीम आईटीसी? अगर इस पे एक नजर डाला जाए तो हमें एक कुछ सेलियंट फीचर देखते हैं जो सेक्शन 16, 17, 18 और कुछ रूल के हिसाब। तो स्कीम ऐसे डिजाइन की गई है कि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके, और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि कहां पर आप माल दे रहे हैं उस हिसाब से जीएसटी। Broadly, ITC is available on all input services, capital goods used for the purpose of business by a taxable person. तो अगर आप टैक्सेबल पर्सन है और आप इनपुट ले रहे हैं सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का या गुड्स का, तो उन सब पर अगर आप टैक्सेबल पर्सन है तो आप आईटीसी ले सकते। आईटीसी लेने के लिए आपने कुछ माल खरीदा उस पर टैक्स दिया और कुछ माल बेचा उस पर टैक्स लिया हो तो वो आप आईटीसी क्लेम। एक्सेप्शंस हैं कि ब्लॉक्ड क्रेडिट है कुछ, वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इवन व्हेन दीस गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, तो वो हम देख लेंगे। आईटीसी इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो हम जो जब हम माल बेचते हैं, आउटपुट सप्लाई करते हैं और वो टैक्सेबल है अगर, तो उसके ऊपर जो हमने कस्टमर से टैक्स लिया है वो रिवर्सेबल है आईटीसी के फॉर्म में, ताकि हम कास्केडिंग इफेक्ट ना लें। तो हम जब हमने जीएसटी शुरू किया था तब भी देखा था, मैं आपको दोबारा बता दूं। सपोज आपका आपने गुड्स इनपुट किया 10,000 का, मान लेते हैं उस पर 900 का आपने जीएसटी दिया इनपुट। अब अगर मान लिया ये आपका रिवर्सेबल है, मतलब अगर आपको वापस मिल जाएगा तो आप इसे कॉस्टिंग में नहीं डालें, तो आपकी कॉस्ट 10,000 ही रहेगी। तो इसे बोलते हैं, अगर आपको पता है कि ये वापस नहीं आएगा तो आप इसे कॉस्टिंग में डाल देंगे, और अगर कॉस्टिंग में डाल देंगे और जब आप आगे माल बेचेंगे, मान लिया इसमें और लेबर वगैरह हुई, प्रॉफिट ऐड करके आपने 15,000 में बेचा, और 15,000 पे मान लिया 1,350 रुपए का आउटपुट जीएसटी आया आपके पास। अब आपको पता है अगर कि ये 900 रुपए जो आपने दिए थे, ये 900 रुपए आपको वापस आ जाएंगे कैसे, कि 1,350 रुपए आपकी जेब में आए और आप लोग पहले 900 रुपए दे चुके हैं, तो अब आप गवर्नमेंट को 450 रुपए ही जमा कराए। तो इसको बोलते हैं कि हमने आईटीसी ले लिया 900 रुपए माइनस कर। अगर ये 900 रुपए माइनस नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट में 900 रुपए लिखेंगे, और उससे ये हो सकता है 15,000 की बजाय और बढ़कर 16,000 के आसपास, तो फिर ये टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये बढ़ता जाएगा तो इसे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए आईटीसी, तो जीएसटी लॉ डज नॉट रिक्वायर वन टू वन कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड फाइनल प्रोडक्ट। ये एक बहुत अच्छी बात, क्यों? अदरवाइज हम तो पागल ही हो जाते। कैसे? मतलब हो सकता है कि आपने जो ये माल इनपुट पर 900 रुपए का आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, मतलब आपने जो जीएसटी दिया था, हो सकता है ये वाला माल बिका ही नहीं, ये वाला माल अभी स्टॉक में है, और ये जो माल बेचा ये कोई और माल बेचा। आप मतलब अगर मान लेते हैं आपने इससे जो रॉ मटेरियल है इससे शूज बनाए, ठीक है, लेकिन बेची है बेल्ट, लेदर का ही काम करते हैं, शूज बनाए लेकिन बेची है बेल्ट। तो ये नहीं देखा जाएगा कि बेल्ट बेच बनाने के लिए जो आपने जीएसटी दिया था केवल उसी को ही हम सेट ऑफ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हमने ये बोला कि सेम एक मैन्युफैक्चरर, सेम बिजनेसमैन है, टैक्सेबल पर्सन है, उसका इतना इनपुट है, इतना आउटपुट है, भैया कर लो सेट। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि भैया वो माल चेक करा जाएगा। जैसे हम दवाई बनाते हैं, हम इंजेक्शन भी बनाते हैं, हम आई ड्रॉप भी बनाते हैं, हम टैबलेट भी बनाते हैं, तो ये हिसाब नहीं लगाया जाएगा कि ये जीएसटी आपने टैबलेट के रॉ मटेरियल के लिए लिया था तो उसे टैबलेट के
सेलिंग प्राइस से ही सेट ऑफ करा, ये नहीं होगा। या और ये भी नहीं होगा कि भैया इनपुट जीएसटी आपने 4.5% दिया है, आउटपुट जीएसटी आपका 9% है, तो हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे क्योंकि वो 4.5% है, ये भी नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज है कि 1-to-1 नहीं है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आए। Any eligible ITC can be used for payment of tax on any taxable outputs. IGST is another core aspect of the GST. It is a transitory tax to enable transfer of ITC when goods or service move from one state to another. This is a unique feature of Indian GST. तो दुनिया में हर जगह अगर हम देखें बहुत सारी कईयों कंट्रियों में जीएसटी है, तो वहां पर आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा सिस्टम हर जगह नहीं है। तो ये इंडिया का एक बढ़िया फीचर है कि यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग स्टेट में है। तो अगर एक स्टेट के अंदर ही उसी स्टेट में बेचा जाता है तो जीएसटी के दो पार्ट हो जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो आधा आधा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता है तो वहाँ आईजीएसटी लगता है, जो पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था सीएसटी, तो वो आईजीएसटी है। लेकिन वहां पर हमारा आईटीसी क्लेम में दिक्कत आती थी, अब कोई दिक्कत। कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेंगे कि सीक्वेंसिंग है कि पहले आप इस आईटीसी को, इस आउटपुट्स को इस आईटीसी से पहले करिए, बाद में उससे करिए, ये सब हम अभी देख लेंगे। Since ITC can be availed and utilized for payment of tax on taxable output supply as a natural corollary, ITC cannot be availed in respect of exempt output supply on which tax is not. तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप की सप्लाई ही एग्जेम्प्ट है और टैक्स ही नहीं दे रहे हैं तो आप आईटीसी कैसे उस द एक्सेप्शन टू द अबव प्रिंसिपल इज जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि अगर कोई सप्लाई है जिस पर टैक्स रेट जीरो है तो वो टैक्सेबल सप्लाई माना गया, एग्जाम सप्लाई नहीं है, और ये माना गया कि उस पर जीरो रेट का टैक्स है तो वो टैक्सेबल है, तो उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हम फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या रहता है कि मान लिया आप ऐसा माल बनाकर बेचते हैं जिसपे जीरो रेट है टैक्स, तो आउटपुट टैक्स तो मान लिया वही बेचते हैं, तो आउटपुट टैक्स तो आ नहीं रहा आपके पास, और इनपुट है तो फिर रिफंड मिल जाएगा। तो वो रिफंड के लिए फाइनल लेवल पर आपको बताया जाएगा कैसे मिलेगा, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि आपको रिफंड मिल जाएगा। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करते हैं, वहां पर आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, इवन आउटपुट पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन वहां जीरो रेटेड सप्लाई है, ना कि एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई का मतलब जो जीएसटी नहीं लगता है, और जीरो रेटेड मतलब जीरो रेट से, तो दोनों अलग है। जीरो रेटेड वाला टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट वाला एग्जाम्प्ट। Such ITC can be utilized either for making supplies by paying tax or refund of unutilized ITC can be obtained. This simple mechanism is used to make export and supply to SEZ completely tax. If a taxable person is making both taxable and exempt, he is entitled to avail full credit of ITC in respect of input service and capital goods exclusively used for taxable supply, and no credit at all can be availed for input services and capital goods exclusively used for export. सीधी सी बात है, अगर आपका दोनों चीजें आप यूज कर रहे हैं तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि भैया इनपुट जो यूज हो रहा है टैक्सेबल के लिए वो तो मिलेगा, जो इनपुट एग्जाम्प्ट के लिए हो रहा है वो नहीं मिलेगा, वहां देखना पड़ेगा। इफ कॉमन input services and capital goods are used for taxable as well as the exempt supply, only proportionate ITC ही आपको मिल पाए। अगर आप स्पेसिफिकली आपको पता है ये वाला माल एग्जाम्प्ट के लिए यूज करा है, ये वाला माल टैक्सेबल के लिए करा है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कॉमन है, आपका ऐसा अलग अलग नहीं है, आपका कॉमन है कि आपने एक कॉमन इनपुट करा और उससे एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड भी हो रहा है और टैक्सेबल भी हो रहा है, तो फिर प्रोपोर्शनेट हम सेल का रेशो निकाल लेंगे और प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा आईटीसी, और प्रोपोर्शनेट द कॉमन आईटीसी इज अपोर्शन इन द रेशो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई। तो उसके लिए भी एलोबरेट प्रोविजंस हैं जो हम प्रोपोर्शनेट करने के लिए देख लेंगे।
Before proceeding to understand the provision of 16, 17, 18 and 41 and the relevant rules, let us first go through few relevant. ये डेफिनेशन हम पहले अलग अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हम इसे थोड़ा सा स्पीड से कवर करें, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एजेंट कौन होता है? जो ब्रोकर, कमीशन एजेंट, फैक्टर, डेलीगेटेड एजेंट, ये सब होता है। बिजनेस में क्या क्या आता है, ये सब हम शुरुआत से जब स्टार्ट किया था तब से हम कई बार पढ़ चुके हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कन्वेंस का क्या मतलब है, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल है। एग्जाम सप्लाई का क्या मतलब है? वो सप्लाई या सर्विसेज या गुड्स या दोनों जिस पर nil rate of tax or which may be fully exempt from tax under section 11 or under section 6 include non taxable। तो एग्जाम सप्लाई में एग्जाम्प्ट भी है, नील रेट भी है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल भी है, सभी है। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लाई। और सर्विस का क्या मतलब होता है? इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए मतलब है कि जो उन्होंने गुड्स सर्विसेज या दोनों पर दिया है इस्तेमाल करने की, जो माल इस्तेमाल कर। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स लेगा। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जो टैक्स इनवॉइस जिस पर हम रिवर्स आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इनवर्ट सप्लाई हम किसे कहते हैं? जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों होती हैं जो हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है, और विद और विदाउट कंसिडरेशन। मोटर व्हीकल क्या होता है? जो मोटर व्हीकल एक्ट में है, ये बातें प्रेसिडेंट क्वार्टर मतलब 3 महीना, 3 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स जो एंडिंग होते हैं मार्च। रेसिपिएंट कौन होता है? ये सब हम इसे बार बार, ठीक है। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं और वो है सेक्शन 16 से कि भैया क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है और कंडीशन क्या है आईटीसी लेने के। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है आईटीसी लेने के लिए। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जीएसटी में अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन जो भी प्रेस्क्राइब करी जा सकती है। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स charged on any supply of goods or service or both which were used or intended to be used in the course of furtherance of business। तो ये भी हो सकता है कि यूज्ड हो चुका है या इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब आपके स्टॉक में माल रखा हो, आपने माल खरीदा, माल अभी स्टॉक में रखा है, लेकिन आपको पता है कि जो माल खरीदते हैं वो कम कीमत का होता है और बेचते हैं वो ज्यादा कीमत का होता है, तो हमेशा आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स कम होगा। तो हो सकता है कि माल आपने खरीदा है ज्यादा, यूज किया नहीं, लेकिन सेल क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो उसका आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा। तो मान लिया आपने रॉ मटेरियल खरीदा 1000 यूनिट के लिए, सेल हुई मान लिया 600 यूनिट्स, लेकिन ये हो सकता है 600 यूनिट का आउटपुट टैक्स 10,000 है और इसका जो इनपुट टैक्स था वो 8,000 था। मतलब माल कम बेचा है लेकिन आउटपुट टैक्स ज्यादा है, ऐसा होता है। तो आपकी तो केवल 600 यूनिट यूज हुई, 400 यूनिट तो आपके स्टॉक में रखी है, लेकिन फिर भी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये लिखा है कि चाहे वो इस्तेमाल हुआ है चाहे वो अभी इस्तेमाल होना है तो भी, लेकिन बिजनेस के लिए ना, तो आप उसको कर सकते हैं। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच। इसके बारे में हम बात, कहने का मतलब ये है 16(1) कहता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए और आप क्रेडिट ले सकते हैं उन वाले माल पर, इनपुट टैक्स जो क्रेडिट दिया माल सर्विस या दोनों पर,
जो आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं या करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 16 और सबसेक्शन 2 की। Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax credit in respect of supply or both unless, अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप कब ले पाएंगे? तो 16(2)(a) क्या कहता है? He is in possession of tax invoice. देखिए, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन माल बेचता है तो ये रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है। तो जब ये एक इनवॉइस देगा और आप खरीद रहे हैं तो उसको टैक्स इनवॉइस बोलेंगे। अगर उसमें ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने माल दिया है, जीएसटी चार्ज करने कर रखा है और आप उससे बोलेंगे कि भैया हमें क्लेम करना है, तो आपको वो टैक्स इनवॉइस, तो क्योंकि आपने टैक्स दिया था और आपके लिए वो इनपुट टैक्स था तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। डेबिट नोट का मतलब कि भैया आपने कुछ परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उन सब सिचुएशन में डेबिट क्रेडिट नोट यूज होते हैं। तो या तो इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो जो सप्लायर ने आपको इशू किया हो, तो उस सिचुएशन में आपने जो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस कर, तो या तो मतलब टैक्स इनवॉइस एक या डेबिट नोट ऐसा कुछ हो कि आप पता चल सके कि हाँ भाई आपने टैक्स दिया था। तो 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज डबल ए क्या कहती है? A detail of the invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by supplier in the statement of outward supply and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। भाई अगर आप सबसे पहले पता है आपको एक बात समझनी पड़ेगी क्या कि गवर्नमेंट आपको क्लेम क्यों अलाउ कर रही है। देखो, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको माल दिया, एक टैक्स इनवॉइस बनाकर दिया और ये जो टैक्स इनवॉइस है इसकी डिटेल आप ये जो टैक्स है ये इसके लिए क्या है? आउटपुट टैक्स है। आपके लिए क्या है? इनपुट है, लेकिन उस सप्लायर के लिए तो आउटपुट टैक्स है। और वो आउटपुट टैक्स इसने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया, खुद उसने भी अगर आईटीसी क्लेम किया तो अलग बात है, लेकिन उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया हो। जब गवर्नमेंट की जेब में ये पैसे आ जाएंगे तभी तो वो आपको क्रेडिट देगा। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि भैया ये जो सप्लायर है ना, ये सप्लायर, इस सप्लायर ने हमारे पास वो टैक्स जमा ही नहीं करा, तो जब उस टैक्स को सप्लायर ने जमा नहीं करा तो आपको क्रेडिट कहां से मिलेगा? लेकिन अब जीएसटी में ऑनलाइन सिस्टम है, आप चेक कर सकते हैं कि जो आप, भाई आपके लिए इनपुट टैक्स है, आपने तो टैक्स दिया, तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने सप्लायर से कहें कि भैया ये जो मैंने तुझे टैक्स दिया है ना इसे जमा करा, क्यों? मुझे आईटीसी चाहिए और आईटीसी चाहने के लिए मुझे जीएसटी पोर्टल पर ये दिखाई देना चाहिए कि तूने भैया ये टैक्स जमा करा है। तो आप उसे फोन करके उससे लड़ाई झगड़ा करके उससे कह सकते हो भैया जमा क्यों नहीं करा रहा तू, क्योंकि जब तक तुम जमा नहीं कराओगे भाई मुझे कहां से मिलेगा क्रेडिट। और ऐसे ही जब आप किसी को माल बेचोगे तो वो भी, जिसको माल बेचा है, अगर वो भी आगे कहीं सप्लाई करेगा तो वो आपसे लड़ेगा कि उसने आपको टैक्स दिया है आप जमा कराओ। तो एक चेन है, हर एक को फटाफट जमा कराना पड़ेगा ताकि वो जीएसटी पोर्टल पर दिखाई दे और अगली पार्टी उसको क्लेम कर। तो ये बातें हैं कि डिटेल होनी चाहिए। He has received the goods or services or both. Explanation. For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be services where the goods are delivered by a supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting or as agent or otherwise before or during movement of goods, either by way of transfer of
document or title, or where the services are provided by supplier to any other, the direction of and the amount of service. कहने का मतलब ये है कि आप आईटीसी क्लेम करोगे तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो जी हमने तो माल खरीदा है, तो ये माल खरीदा हो, आप कह रहे हो सर्विस ली है तो सर्विस ली हो, तो ये बात बता रहे कि भैया ऐसे नहीं फर्जी बिल काट के आप कर रहे हो, ये कहने। The details of input tax credit in respect of said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted. तो सेक्शन 37, सेक्शन 38 या डिटेल्स वगैरह कम्युनिकेशन के बारे में बता रही। Subject to the provision of section 41, the tax charge in respect of supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC. तो मतलब वही है कि गवर्नमेंट के पास जमा हो गया हो वो टैक्स, तभी आपको क्रेडिट मिल पाएगा। और रिटर्न भी फाइल करनी जरूरी, रिटर्न भी फाइल करियो। Provided that where the goods against an invoice are received in loads or installment, the registered person shall be entitled to a credit upon receipt of last lot or installment. Provided further that where a recipient fails to pay the supply of goods or service or both other than the supply, which tax is on reverse charge basis the amount toward the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in manner as may prescribed. मान लिया आपने क्या करा, माल बेचा, माल खरीदा, सॉरी, आपके पास एक परचेज बिल आया, उधार माल खरीदा आपने। अब जो सेलर है उसने माल बेचा है, सपोज उसने डिपॉजिट करा दिया टैक्स, और आपने उधार खरीदा है और आपने, आपके पास बिल है, उसने जमा करा दिया, आपने आईटीसी क्लेम भी कर लिया और आप पैसा दे नहीं रहे उसे, तो फिर वो 180 दिन तक जब वो कहेगा सप्लायर आपका कि भैया ये तो पैसे ही नहीं दे रहा, तो वो जीएसटी पोर्टल पर जाएगा, सब कुछ होगा, तो आप आईटीसी क्लेम कर चुके हैं, पेमेंट कर ही नहीं आपने, तो फिर वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में 180 दिन तक पेमेंट नहीं करोगे तो वो 180 दिन के बाद आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जुड़ जाएगा, जो आपने आईटीसी लिया है तो आपको जमा करा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल credit of input or payment by the amount towards the value of supply of goods or along with the tax payment. हाँ. Provided also the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax the amount towards the value. तो वही है, आपने पेमेंट करा है तो आपको where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machine under the provision of the income tax act, the ITC shall not be. ये क्या कह रहा है? आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, उस पे जीएसटी है 1 लाख, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट जीएसटी जो भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मैं इनपुट जीएसटी बोल रहा हूँ 9,000, तो आपका डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा? इस पे 1 लाख पे। डेप्रीशिएबल अमाउंट 1 लाख है, ना कि 1,09,000, क्योंकि 9,000 का तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब आप कहें जी डबल बेनिफिट ले, आपने एंट्री बना दी मशीनरी डेबिट और आप 1,09,000 पे डेप्रीशिएशन लगाने में लग रहे हैं, तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो अगर आप 1 लाख पे डेप्रीशिएशन लगाओगे तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो, 1,09,000 पे आप डेप्रीशिएशन लगाओगे तो फिर आईटीसी नहीं, क्योंकि फिर आप इनपुट जीएसटी तो डेबिट कर ही नहीं रहे ना, आप तो कह रहे हो आपकी मशीनरी 1,09,000 है, इसका मतलब आप आईटीसी लेंगे ही नहीं, तो फिर आईटीसी मिलेगा नहीं आपको।
अब मान लिया आपका कंपोजिशन स्कीम है और आपको पता है कि आपको आईटीसी क्लेम करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो आप फिर उसमें आप सीधा ही उसे डेप्रिसिएशन पूरी अमाउंट पे लगाओ ना। फिर A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note to goods or services after the 30th day of November following the end of the financial year in which such invoice or debit note pertains or schedules earlier. तो ये क्या रखा है कि भैया आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और आईटीसी लेना चाहते हैं ना, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 24, ठीक है, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो 30th नवंबर आ रहा है तब तक आप क्लेम कर लो ना। तो यहां लिखा है कि आफ्टर द 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस और डेबिट, या तो 30 नवंबर या जो एनुअल रिटर्न है, जो भी आपका जल्दी डेट आ रही है उस हिसाब से आप क्लेम, ठीक है ना। तो सेक्शन 16 में तो थोड़ी जनरल सी बात बता ना, कोई ऐसी बातचीत नहीं, कोई मुश्किल। अब सेक्शन 41 कह रखा है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी कैसे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट एज सेल्फ असेस्ड इन हिज रिटर्न एंड सच अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट। तो क्या रखा, खुद ही आप अपना अवेल कर लो, जैसे इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट होता है, यहाँ पर आप the credit of input tax available by registered person under subsection 1 in respect of the supply of goods or services or both the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with the applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। अब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और आपके सप्लायर ने जमा ही नहीं कराया सपोज, तो फिर वो आप पर रिवर्स भी होगा और इंटरेस्ट भी लगेगा क्योंकि आपने फालतू में ही क्रेडिट ले लिया। Provided that where the supplier makes payment of the tax payable in respect of supply, the said registered person may re-avail the। मान लिया आपका रिवर्स हो गया, लेकिन आपने फिर सप्लायर से कहा यार तुम्हारी वजह से हमारा आईटीसी रिवर्स हो गया, तुमने जमा नहीं करा, उन्होंने कहा सॉरी मुझे दिक्कत है, लेट हो गया, सो भी कोई भी बात है, बाद में उसने 1 महीने बाद 10 दिन बाद उसने प्रूफ दे दिया कि लो भैया मैंने जमा करा दिया, तो फिर आप क्लेम दोबारा कर सकते, भैया अब तो जमा हो गया तो वो ले लो। वो तो पहले की बात है ना, जब रिवर्स हो, नहीं, मान लिया आपने आईटीसी क्लेम कर लिया लेकिन सप्लायर ने उसे, वैसे तो सब इलेक्ट्रॉनिक आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लिया क्लेम कर लिया और वो जमा नहीं हुआ, तो अब जब पता चला और रिवर्स हुआ तो पता चला कि 90 दिन या 80 दिन के बाद में वो रिवर्स हुआ है, तो 80 दिन में फालतू में ही आपने आईटीसी क्लेम कर लिया था, तो 80 दिन के लिए आपका 3 महीने का इंटरेस्ट लग गया, लेकिन फिर बाद में वो जमा हो गया, तो जब जमा हो जाएगा तो फिर आप फिर रीक्लेम कर लो आईटीसी। ये बोल रहा हूँ, ये वो वाली बात नहीं है 180 दिन वाली कि वो 180 दिन तक जमा, अगर 180 दिन है तो 100 जितना भी टाइम पीरियड है वो पहले पता चल गया तो पहले। तो रूल्स क्या है इसके, तो चैप्टर 5 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स हैं, रूल नंबर 36 क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेम आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने के लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, ये तो इनवॉइस जो सप्लायर ने दिया है, ठीक है, और एन इनवॉइस इशूड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट, मतलब आपको इनवॉइस देना पड़ेगा या डेबिट नोट देना पड़ेगा जो भी सप्लायर ने आपको दिया है, बिल ऑफ एंट्री है सिमिलर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कस्टम के केस में अगर आपने इंपोर्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो देना पड़ेगा, मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जमा हो गया ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars
आर कंटेन, जो भी है आपने सारे प्रोविजन के, प्रोवाइडेड दैट इफ द सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफिक पर्टिकुलर बट कंटेन द डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, description of goods or service, total value of the goods or service or both GST of the supplier and registered place of supply in case interest input may be availed by, मतलब आपको बहुत सारी डिटेल कि क्या डिस्क्रिप्शन है, टोटल वैल्यू क्या है, कितना टैक्स लगा, जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर क्या है, आपको सारी चीज डिटेल तो डालनी पड़ेंगी ना। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed by registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression। तो अगर कोई पता चलेगा फ्रॉड वगैरह है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। नो आईटीसी shall be availed by registered person in respect of invoice or debit note the detail of which are required to be furnished unless the detail of such invoice or debit note has been performed by supplier। सप्लायर ने फॉर्म भर दिया और GSTR 1 में यूजिंग इनवॉइस, मतलब जहां पर डिटेल डालनी है आपने डिटेल डाल दी तो ये आपको ना। The detail of input tax credit in respect of such invoice or debit notes may have been communicated to the registered person। तो आपने मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है सब आपने कर। रूल नंबर 37 क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जो हमने कहा था कि देखो जो तुम 180 दिन की बात कर रहे थे ना, वो ये था कि जो आईटीसी क्लेम कर रहा है उसने ही पेमेंट नहीं करी, और हम वो जो बात कर रहे थे कि रिवर्सल हो जाएगा वो ये है कि सप्लायर ने ही जमा नहीं करा तो रिवर्सल वही है जो अब है रजिस्टर्ड पर्सन है उसने आईटीसी क्लेम कर लिया है, अदर देन द सप्लाई इज पेबल और रिवर्स चार्ज बट फेल्स टू पे द सप्लायर, अमाउंट ही नहीं दिया उसे फुली और पार्टली विद इन द टाइम लिमिट, shall पे ऑन रिवर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबल। तो ये सारी बातें बताई हैं कि अगर आपने नहीं दिया है तो 180 डेज के बाद में, इशू ऑफ इनवॉइस के 180 डेज के बाद में वो अलोंग विद इंटरेस्ट रिवर्सल हो, प्रोवाइडेड दैट द, अब कई बार होता है ना 1 लाख रुपए का बिल है, मैंने 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी, बाकी मैंने कहा तो उसने अपना कहा पैसा आ गया जमा वमा करा दिया, बाद में उसने कहा यार ये तो पैसे ही नहीं। प्रोवाइडेड द वैल्यू सप्लाई मेड विदाउट consideration as is specified in schedule 1 of the act shall be deemed to have been paid for the purpose of second। तो एक कुछ ऐसा होता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल हो जाता है, तो वहां पर जहां कंसिडरेशन है ही नहीं तो वहां एज्यूम कर लिया जाएगा कि पेमेंट हो चुकी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड in accordance with the provision shall be deemed to have been paid in for the purpose, कोई आपको the subsequent में the supply वही है, बाद में अगर पेमेंट हो जाएगी, पहले नहीं हुई तो मिल जाएगा, है ना। तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है ज्यादा आपको, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलेबलमेंट, वही है कि अगर नहीं दिया है तो आप रिवर्स हो जाएगा, दे देंगे तो जमा हो जाएगा, है ना। आईटीसी अवेल्ड कर लिया है पर्सन ने, और for a tax period in respect of such invoice or debit note the detail of which had been furnished by the supplier। तो उसने असल में क्या रहता है, अभी हम जब रिटर्न वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या रहता है कि मान लिया मैं सप्लायर हूँ और मैंने आपको सप्लाई करी है, तो मेरे लिए आउटपुट टैक्स आपके लिए इनपुट है, तो मैं जब उसमें फॉर्म वगैरह भरता हूँ ना तो मैं आपकी डिटेल भी डालता हूँ, अपनी भी डालता हूँ, जब मैं डिपॉजिट करा देता हूँ तो जैसे ही मैंने उसे डिपॉजिट कराया ऑटोमेटिकली वो आपकी रिटर्न में भी जीएसटी पोर्टल में दिखाई देने लग जाएगा कि मैंने जमा करा दिया, आपके लिए क्रेडिट अवेलेबल है। ऐसे सब चलता रहता है, तो इसलिए वो बार बार यूज हो रखा है कि मैंने सप्लाई करा, मैंने दिखा दिया, और इनवॉइस जो है फर्निशिंग फैसिलिटी बट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by supplier till the 30 day of September following the end of the financial year। जहाँ पर आपने इनपुट जो लिया है तो यहाँ लिखा था said amount of ITC shall be reversed by the said registered person
while finishing a return before the 30 day of November following the end of year। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको सारी बातें, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि कैसे कैसे सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि आपको करना है, और फिर उसके साथ ही हमारे कुछ रूल्स हैं। तो इन सब के बारे में हम विद इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अमाउंट है GSTR1 में आया है, नहीं आया है, कैसे आया, GSTR2 में कैसे आएगा, कैसे उसको क्लेम करेंगे, विद जब इलस्ट्रेशन हम सब पढ़ेंगे तो ये आपको सब अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब रिटर्न फाइल करने पर कैसे उसमें आएगा, और काफी सारे इसके अंदर हमारे सारे इलस्ट्रेशंस भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, क्योंकि एक्चुअल में विद द एग्जाम्पल ही आपको ये सारी चीजें क्लियर होने। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी और नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें इन्हीं सेक्शन को हम एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, तो आपको ये अच्छे से। अभी तो हमने केवल सेक्शन पढ़े हैं कि इन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, तो इनको कैसे अप्लाई करेंगे, एनालाइज